नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। हो आप सारे अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो, अभी तक की अपनी जर्नी रही स्थिर वैद्युतिकी में। हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, आवेशों के गुणधर्म देखे। तो हमने कूलाम के नियम में ये देखा था कि कूलाम का जो नियम है, कूलाम बल जो है वो एक क्षेत्रीय बल है। और हमने ये भी देखा था कि एक आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें रखा गया कोई अन्य आवेश है वो बल का अनुभव करता है। तो ये हमने किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप भी देखा कि Q/R² होता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको भौतिक रूप से किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसके लिए माइकल फैराडे ने एक सुझाव दिया। ठीक है, उस सुझाव के आधार पर हमने एक नई कैटेगरी देखी विद्युत क्षेत्र संबंधित, जिसे नाम दिया गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हम अध्ययन करेंगे आज विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अध्ययन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले बात होती है इनको बनाना, इनको ड्रॉ करना। तो देखिए, मेरे पास एक +Q आवेश है और वापस से वही कार्य कर रहा हूं कि मैं एक परीक्षण आवेश इसके यहां पर किसी दूरी r पर रख रहा हूं। इसको समझने से पहले हम आप थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में चलते हैं, गतिकी के अंदर चलते हैं। गतिकी के अंदर ये आपके पास x y और ग्रुप आता है, x y कोऑर्डिनेट आते हैं और कोई कण है जिसके अंदर वेग v है। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास मेरा हाथ है, इससे मेरे को किसी बॉल को फेंकना है। ठीक है, तो बॉल को मैं तीन तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर सकता हूं। या तो उसको ऐसे फेंकूं तो उसके अंदर क्या आएगी, ऊर्ध्वाधर गति। उसको इस तरह से फेंकूं तो उसके अंदर आएगी क्षैतिज गति। और अगर मैं इस तरह से फेंकूं तो उसके अंदर आ जाती है प्रक्षेप्य गति। यानी इस बॉल के जो है मुझे दो घटक मिलते हैं, v cos थीटा और एक घटक मिल जाता है मुझे v sin थीटा। ठीक है, तो अगर सिर्फ v cos थीटा घटक मिलता है मुझे, vx बराबर v cos थीटा मिलता है, तब तो मैं ये कहता हूं कि ये करेगा क्षैतिज गति। ये बॉल कैसी गति करेगी, क्षैतिज, यानी ये हमेशा ऐसे लुढ़कती हुई जाएगी। और अगर सिर्फ vy बराबर v sin थीटा घटक हो तो ये हमेशा कैसी गति करेगा, ऊर्ध्वाधर गति करेगा। ठीक है, ये बोल। और अगर ये दोनों कंपोनेंट हो Vx और Vy, ये दोनों कंपोनेंट एक साथ हो तो इसके अंदर प्रक्षेप्य गति होगी। ठीक है, तो ये गति कैसे होगी, प्रक्षेप्य गति होगी। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। तो मतलब हम यहां पर बल है वो उसकी दिशा बदलते हैं तो उसकी गति का पथ भी बदल जाता है। यहां मैंने बल सिर्फ ऊपर लगाया तो वस्तु है वो से ऊपर गई, नीचे बल लगाया तो ये कंपोनेंट ही रखा, क्षैतिज गति हुई। और अगर इस किसी कोण से फेंका मैंने तो वस्तु के अंदर क्या आ गई, प्रक्षेप्य गति आ गई। ठीक उसी प्रकार तो यहां पर भी देखिए, इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य कर रहा है। ये बल, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाता है Fe। तो अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूं तो मेरे पास बल के दो घटक आ जाते हैं। एक घटक आ जाता है F cos थीटा और एक आ जाता है मेरे पास F sin थीटा। ठीक है, ये बल के घटक आ जाते हैं और ये बल मान लेते हैं कोण से। तो मैंने ये देखा कि ये परीक्षण, अगर आप मेरे हाथ को आप एक ये आवेश मानो और एक मैं ले लेता हूं परीक्षण आवेश, तो मैंने देखा परीक्षण आवेश जो है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर गति कर रहा था, ये वाले कंपोनेंट के अनुदिश ही जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटक यहां पर अनुपस्थित है। तो F cos थीटा जो घटक आया वो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। क्यों आ गया 0 भाई, क्योंकि यहाँ क्षैतिज गति हो ही नहीं रही। जब भी मैंने परीक्षण आवेश को यहाँ रखा वो हमेशा कैसी गति करता रहा, ऊर्ध्वाधर गति करता रहा। चाहे आपने इसको यहाँ रखा तो भी ये ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है। यानी हर परिस्थिति में परीक्षण आवेश के अंदर किस तरह की गति आई, ऊर्ध्वाधर गति आई।
तो इसका मतलब क्षैतिज जो घटक है बल का वो हमेशा क्या मिला आपको, 0 मिला। या आप कह सकते हो कि F प्लस एफ कोस थीटा बराबर 0 मिला, तो थीटा बराबर क्या हुआ, कोस इनवर्स 0 हो गया यहाँ पर, और कोस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2 होता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यहां इस आवेश जो बल लग रहा है वो हमेशा लंबवत बल लग रहा है, और लंबवत बल लग रहा है इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बन रही है, यानी ये कोण हमारे को सदैव क्या मिला, 90 डिग्री। अब हर बिंदु को मैंने ट्रेस किया तो देखा ये पथ इस तरह का मुझे मिलता है। तब हम ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र होती हैं जो किसी भी धनावेश से लंबवत निकलती है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लंबवत क्यों निकलती है, तो हमें ये जवाब देना है कि भाई विद्युत क्षेत्र जो परीक्षण आवेश पर बल लगाता है वो लंबवत बाहर की ओर लगाता है, और उस बल के द्वारा जो उसकी गति आती है परीक्षण आवेश की, उस गति के पथ को अगर अपन ट्रेस करते हैं तो वो इस तरह का आता है। यानी इस आवेश से ये कोण कितना मिला आपको, 90 डिग्री। आप बल के ये घटक को इसको सिद्ध भी कर सकते हो, आपको कहे कि सिद्ध कीजिए कि ये लंबवत निकलती हैं, तो आप f cos थीटा बराबर 0 ले लीजिए, थीटा बराबर cos इनवर्स 0 या π/2, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके पहला गुणधर्म क्या आ जाता है, क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र होती हैं जो किसी धनावेश से लंबवत प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर लंबवत समाप्त हो जाती है। पहली चीज आपको कहे लंबवत क्यों प्रारंभ होती है, कारण स्पष्ट कीजिए, तो आप ये कारण दे सकते हो, थीटा का मान यहाँ पर क्या आ जाता है, π/2 आ जाता है। तो पहला गुणधर्म भी आता है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुणधर्म क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के पृष्ठ के लंबवत निकलती है। आगे इसका दूसरा गुणधर्म है कि ये धनावेश के पृष्ठ के तो लंबवत होती है और ऋणावेश के पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो धनावेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो लंबवत बाहर की ओर होती हैं, और ऋणावेश के कारण किसी भी ऋणावेश के कारण ये लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती है। ध्यान रखना कोण हमेशा क्या लिया जाएगा, 90 डिग्री लिया जाएगा। और किस तरह से लिया जाएगा, अपन इसको बल के घटक को या विद्युत क्षेत्र के घटक को, क्षैतिज घटक को शून्य मान के। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है, तो तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसी भी आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए आपने इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। आपने Q पर स्पर्श रेखा खींची, ये इस Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो E1 ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसकी दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी स्पर्श रेखा जो है वो किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र को बताएगी। चौथी प्रॉपर्टी जो है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मान लीजिए ये आवेश था प्लस Q और इससे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप दो स्पर्श रेखाएं कह सकते हो E1 और E2। ये बिंदु मैंने लिया P, तो इस बिंदु पर ही एक ही आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र मिलेंगे आपको, जो कि संभव नहीं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो हमें जवाब देना है कि साहब अगर एक ही आवेश से निकलने वाली दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और ये दो स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र बताएगी, जो कि संभव नहीं।
तो ये चौथा गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। पांचवा गुणधर्म है कि किसी भी आवेशित वस्तु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ठीक आवेश की तरह ही लंबवत बाहर की ओर निकलती है, इस तरह से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर होगी यहां पर। पांचवा छठा गुण जो धर्म है वो ये कहता है कि समान आवेशों की स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती है, एक दूसरे से दूर भागती है ये। इस स्थिति में दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली अक्षीय रेखा पर एक बिंदु ऐसा मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, जिसका डिस्कशन मैंने आपसे पहले किया था। एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, इसे अपन क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु। यहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, वह 0 होगा। और इसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर दो समान आवेश हैं तो उनके अक्षीय रेखा के मध्य बिंदु पर आपको क्या मिलेगा, उदासीन बिंदु मिलता है। ये इसका छठा गुणधर्म है। सातवां गुणधर्म जो है वो ये कहता है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विपरीत आवेश हैं, तो ये सिकुड़ती हैं। ठीक है, विपरीत आवेशों की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सिकुड़ती हैं, और समान आवेशों की स्थिति में ये फैलती हैं। तो आपसे कहे कि समान आवेशों की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं फैलती है, सिकुड़ती है, हमारा जवाब आना चाहिए फैलती है। और यही समान आवेशों में प्रतिकर्षण का मुख्य कारण है। आपसे कहे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का मुख्य कारण क्या है, तो हमें जवाब देना है कि समान आवेशों की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं फैलती हैं और यही प्रतिकर्षण का मुख्य कारण है। असमान या विजातीय आवेशों की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिकुड़ती है, ये ही विजातीय आवेशों में आकर्षण का मुख्य कारण है। ठीक है, आठवां जो पॉइंट है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो सघनता है, देखिए एक आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा सघन होती है, तो यहां पर इस बिंदु पर आपको कहते हैं P, Q और R। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता है वो प्रबल विद्युत क्षेत्र को बताएगी और विरलता है वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र को बताएगी। यहां देखिए बिंदु P, Q और R तीन दिए हुए हैं हमारे, वो आपको कहेंगे कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक है, तो आप कहोगे कि सर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अधिक है क्योंकि ये सघन है, बहुत पास में है, और Q पर ये दूर दूर है, R पर और दूर है। तो आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र कहां होगा, विद्युत क्षेत्र EP सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा EQ, उससे कम होगा ER। और ये अपन देख भी चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप R का मान बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर बात ये कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की सघनता है वो प्रबल विद्युत क्षेत्र को बताती है और विरलता है वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र को बताती है। अगला इसका गुणधर्म क्या है, अगला गुणधर्म ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूटती नहीं है, कभी नहीं टूटेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं की। एक सातवां गुणधर्म कि एक प्लस Q आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी नहीं टूटेगी। कहां पर जाकर समाप्त होगी, अनंत पर। एक विलगित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर जाकर समाप्त होगी। मान जहां पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो जाए, मान लीजिए इस जगह समाप्त हो गई, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान शून्य कहां पर होगा, देखिए हमारे पास इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है KQ अपॉन R स्क्वायर। यदि मैं R बराबर इनफाइनाइट रखता हूं तब E बराबर मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी टूटेगी नहीं। आपसे कहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं टूटती, क्यों, कारण बताइए। तो हमें कहना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं टूटती, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं टूट जाए उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य। जबकि मैं गणितीय रूप से अपन देखें तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान शून्य कहां पर होता है, जब बिंदु कहां पर लिया हुआ आपने, अनंत पर।
तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म थे, वापस से बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र होती हैं। एक परीक्षण आवेश का जो पथ होता है उसके अनुसार विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी धनावेश से लंबवत प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर लंबवत समाप्त हो जाती है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है वहां वो प्रबल विद्युत क्षेत्र को बताएगी, जहां पर बिखरी हुई है दूर दूर है वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र को बताएगी। समान आवेशों की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं फैलती है, यही प्रतिकर्षण का मुख्य कारण है। असमान आवेशों की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिकुड़ती है, यह आकर्षण का मुख्य कारण है। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, अगर ऐसा काटे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो कि एक ही आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ऐसा संभव नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस विशेष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचानक नहीं टूटती, समाप्त नहीं होती, अनंत पर जाकर समाप्त होती है या धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। किसी अकेले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर जाकर समाप्त होगी, टूटेगी नहीं। अगर ऐसा हो तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, जबकि विद्युत क्षेत्र कहां पर शून्य होता है? अनंत पर शून्य। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म देखे। अब अपन बात करते एक नए भौतिक अरेंजमेंट की व्यवस्था की, जिसे अपन कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर समान परिमाण का मतलब है, मान लीजिए एक 5 माइक्रोकूलम का तो दूसरा भी 5 माइक्रोकूलम का, एक 3 का तो दूसरा भी 3 का, यानी परिमाण उनका संख्यात्मक मान समान होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि यदि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत, प्रकृति मतलब एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। अल्प दूरी यहाँ आपकी बुक के हिसाब से ले लेता हूं मैं, ये 2a दी हुई है, ये कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों के मध्य की दूरी लेनी है हमें। तो हमारे को विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या कहती है कि यदि बहुत ही अल्प दूरी से दो परिमाण में समान विपरीत आवेश रखे हुए हैं तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हमारे दैनिक जीवन में इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि देखिए जो जल है H2O, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, जल है वो कैसी गुण रखता है? द्विध्रुव का गुण रखता है। और ये जल का द्विध्रुव गुण ही है कि यह बहुत ज्यादा घुलनशील है। ये जल का द्विध्रुव गुण ही है कि जल है और जब आप खाने के अंदर मिला देते हो तो खाना जल्दी गर्म हो जाता है। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर हम खाना रखते हैं तो वो जल्दी गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि खाने के अंदर होता है जल H2O, और H2O के अंदर क्या होता है? द्विध्रुव गुण होता है कि H2O में ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है और ये दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं। देखते हो ऑक्सीजन का एटम होता है और एक हाइड्रोजन का, जो कि ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक। तो ये व्यवस्था मिलके इसको क्या बना देती है? द्विध्रुव बना देती है। तो जैसे माइक्रोवेव ओवन में आप खाना रखते हो तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती है जिनके अंदर ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को ये जल है ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करके ये दोलन गति करने लगता है और दोलन गति करके ऊर्जा है वो एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित हो जाती है। तो द्विध्रुव का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। वैद्युत द्विध्रुव का भी है, चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है। जैसे हमारी धरती है उसके दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो कि मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी तरह से इलेक्ट्रिक भी पोल होते हैं, डाइपोल। ध्रुव डाइ का मतलब दो होता है, उत्तरी ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों का समावेश। लेकिन द्विध्रुव है विद्युत द्विध्रुव का इतना भौतिक महत्व नहीं है जितना उसके घूमने का है, उसके रोटेशन का है कि वो रोटेट कैसे होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक घोड़े का उतना महत्व नहीं होता जितना उसकी शक्ति का होता है, हॉर्स पावर का होता है, उसकी ज्यादा चर्चा की जाती है बजाय उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, उसी तरह द्विध्रुव की ज्यादा हम भौतिक विज्ञान में चर्चा ना करके द्विध्रुव आघूर्ण से उसकी चर्चा करेंगे। यानी द्विध्रुव
के बारे में जब भी बात की जाएगी, अगला आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, आपसे न्यूमेरिकल भी पूछेगा, आपसे कंसेप्ट भी पूछेगा, तो द्विध्रुव की बात ना करके उसके आघूर्ण की बात करेंगे, उसके घूमने की बात करेंगे। तो द्विध्रुव तो हमारे ये बात क्लियर हो जाती है क्या है कि यदि परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत दो आवेश अल्प दूरी से रखे हुए हैं तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ये क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इसका घूमना, ये एक सदिश राशि होती है, इसको P से डिनोट किया जाता है डाइपोल मूवमेंट को। और ये जो है किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, किसी भी का, चाहे प्लस हुआ माइनस, क्योंकि दोनों समान परिमाण के हैं, और उनके मध्य की ये जो दूरी है ये 2a, तो इन दोनों के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आपसे कहे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, तो हमें कहना है कि द्विध्रुव की रचना करने वाले किन्हीं भी दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। और ये द्विध्रुव का रोटेशन को बताता है कि द्विध्रुव है वो कितना रोटेट होगा। इसका मात्रक और विमा ली जाती है, तो मात्रक आप बता सकते हो इसका क्या आ जाएगा? देखिए आवेश का मात्रक कैसे क्या आता है? आवेश का मात्रक आता है कूलाम, और दूरी है ये वास्तव में, तो दूरी का मात्रक क्या आ जाता है? कूलाम इनटू मीटर। तो अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो C इंटू एम लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको m इंटू सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि m इंटू सी लिखते ही क्या हो जाएगा? ये मिली कूलाम हो जाएगा, तो ये लिखना गलत रहेगा। मात्रक ये आपको लिखना है कूलाम इंटू मीटर, ये हो जाएगा मिली कूलाम। तो हमें ये मात्रक ऐसे नहीं लिखना है, लिखने का ऑर्डर ये लिखा जाएगा कि C पहले m बाद में, कूलाम इंटू मीटर। अगर मैं इसकी विमा देखूं तो विमा मेरे पास क्या आ जाती है? विमा देखो आवेश की आ जाती है m0, दूरी है m0 L1, और आवेश की विमा है T1 A1। ठीक है, तो ये इसकी विमा आ जाती है। ये राशि कैसी है? ये है सदिश राशि, यानी आपको कहे कि द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह की राशि होती है, तो हमें बोलना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका दिशा क्या आएगी? इसकी दिशा ऋण आवेश से, नेगेटिव चार्ज से किधर आएगी? पॉजिटिव चार्ज तक आएगी, ये इसकी दिशा आ जाती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम। पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, किसी भी एक आवेश का परिमाण दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, शॉर्ट में लिख सकते हो कूलाम इंटू मीटर। विमा क्या आ जाएगी? m0 L1 T1 A1। ये किस तरह की राशि है? ये सदिश राशि है, क्योंकि इसके अंदर दिशा है। दिशा किधर से किधर है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो जाती है। अब एक और हमारे पास कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई आदर्श द्विध्रुव क्या होता है? आदर्श वैद्युत द्विध्रुव, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इसमें तीन बातें आपको बतानी है। देखो इसकी विमा भी वही रहेगी, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की मात्रक भी वही रहेगा, तीन चीजें चेंज हो जाएगी। आदर्श द्विध्रुव आप किसे कहोगे? जिसका आवेश जो है वो अनंत हो, बहुत ज्यादा आवेश हो तो वो, और उन दोनों के मध्य की जो दूरी है आवेशों के मध्य की वो शून्य हो, और ये जो P है वो कैसा हो? कांस्टेंट हो।
अगर ये तीन शर्तें कोई भी विद्युत द्विध्रुव पूरी करता है तो वो आदर्श कहलाता है। इसका आवेश बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूरी बहुत कम होनी चाहिए और द्विध्रुव आघूर्ण नियत होना चाहिए। Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2A टेंड्स टू 0 और P टेंड्स टू कांस्टेंट। तीन शर्तें ये कोई भी वैद्युत द्विध्रुव अगर पूरी करता है तो वो क्या कहलाता है? आदर्श वैद्युत